हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम श्वसन तंत्र का जो टॉपिक है उसके अंदर श्वसन अंगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, श्वसन अंग जो कि परस्पर मिलकर ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालने का अर्थात श्वसन क्रिया का कार्य करते हैं, वे सभी अंग श्वसन कहलाते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। और श्वसन अंग मिलकर के एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वसन अंगों की यदि बात करें तो श्वसन अंग मनुष्य के शरीर के अंदर दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे जो वायुमंडल की शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और फेफड़ों में उपस्थित CO2 को अर्थात अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर अर्थात वायुमंडल में निकालने का कार्य करते हैं। वे अंग कहलाते हैं समवाही या प्रवाही श्वसन अंग। प्रवाही या श्वसन अंग वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर CO2 तक फेफड़ों की कूपिकाओं तक पहुंचाते हैं और कूपिकाओं में अर्थात फेफड़ों में उपस्थित CO2 को शरीर से बाहर अर्थात वायुमंडल में छोड़ने का कार्य करते हैं। वे सभी अंग मिलकर क्या कहलाते हैं? प्रवाही या समवाही श्वसन अंग कहलाते हैं। जबकि दूसरे आते हैं मौलिक श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग। हमारे शरीर के अंदर उपस्थित एक जोड़ी फेफड़े मुख्य श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है। अब आप ये देखिए, प्रवाही या समवाही श्वसन अंग क्या होता है। तो हमने बोला वायुमंडल की ऑक्सीजन का फेफड़ों तक और फेफड़ों में उपस्थित CO2 का वायुमंडल में पहुंचना के लिए जो अंग काम आते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? प्रवाही या समवाही श्वसन अंग कहलाते हैं। समवाही श्वसन अंगों में सबसे पहला आता है बाह्य नासारंध्र। हम ये जानते हैं कि जो ऊपरी ओष्ठ होता है, ऊपरी ओष्ठ के ऊपर एक जोड़ी नासारंध्र उपस्थित होते हैं जो शरीर से बाहर की ओर खुलते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी नासारंध्र नासिका के अग्र सिरे पर उपस्थित होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालने का कार्य करेंगे। एक जोड़ी जो नासारंध्र हैं ये आगे चल करके एक फूले हुए भाग के अंदर खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल या प्रघान। प्रघान एक सॉफ्ट रचना होती है जो कि एक लंबवत अवस्था में पाए जाने वाली उपास्थि जिसका नाम है मेसेंथमोइड, जिसे नासापट्ट के नाम से जानते हैं। ये नासापट्ट नासा प्रघान को दो भागों में विभाजित कर देती है। इस प्रघान के अंदर क्या क्या होते हैं? तो देखो, हमने बोला मेसेंथमोइड नामक उपास्थि के कारण ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसके अंदर नासारोम उपस्थित होते हैं। नासारोम का कार्य क्या होगा कि वायु के साथ आने वाले धूल के कण, जीवाणु आदि को ये रोक लेते हैं। कौन? नासारोम। जबकि इसके अंदर सीवेसिस ग्रंथि होती है। सीवेसिस एक तेलीय ग्रंथि है जिसके द्वारा चिकनी पदार्थ सीबम का स्रावन होता है और ये सीबम जीवाणु धूल के कणों को चिपकाकर फेफड़ों में जाने से रोकती है। जबकि साथ में इसके अंदर श्वेत ग्रंथि भी होती है। इस कारण इसके द्वारा स्रावित पसीना प्रघान के ऊपरी त्वचा पर बाहर की ओर निकलता है। जब हम कोई गर्म वस्तु, जैसे सर्दियों के समय गर्म वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसके साथ साथ नाक के शीर्ष भाग पर पसीना आ जाता है। किसके कारण? श्वेत ग्रंथि के कारण। अब आप ये देखिए, जो नासारंध्र होते हैं आगे चलकर प्रघान में खुलते हैं। प्रघान आगे चल करके एक नासा मार्ग में खुलता है। नासा मार्ग जो कि 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है, उन 3 अस्थियों के नाम है नेजल, मैक्सिला और एथेमॉइड। नेजल, मैक्सिला और एथेमॉइड, ये जो 3 अस्थि होती है ये लंबी होती है बट ये कुंडलित अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से टर्वाइनल अस्थियां या सुप्तिकाएं कहते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है वायुमंडल से आने वाली जो शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन होती है उसे शरीर के अकॉर्डिंग ढालना, शरीर के ताप के अनुसार उसको बदल देना। इस नासा मार्ग के अंदर सिनिडेरियन उपकला स्तर पाई जाती है। सिनिडेरियन उपकला स्तर के द्वारा जिसमें तंत्रिकाएं उपस्थित होती है जो गंध का ज्ञान कराती है। साथ में जो चषक कोशिकाएं होती है ग्लोबल सेल, इसका मुख्य कार्य होता है श्लेष्मा का स्रावन कर संपूर्ण नासा मार्ग को नम बनाए रखना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जब संक्रमण होता है तो सिनिडेरियन उपकला स्तर की कोशिकाओं में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाने से चषक कोशिकाओं के जो मुख होते हैं वो खुल जाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक श्लेष्मा का स्रावन होता है। और अत्यधिक जब श्लेष्मा बाहर आती है उस समय सिनिडियन उपकला स्तर में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो अपना कार्य नहीं कर पाती,
अर्थात इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण के समय व्यक्ति को, अर्थात जुकाम के समय व्यक्ति को गंध का अनुभव नहीं होता है। ये जो नासा मार्ग है, नासा मार्ग आगे चल करके अंतःनासा रंध्रों द्वारा, यहाँ पर 2 अंतःनासा रंध्र होंगे, इन अंतःनासा रंध्रों द्वारा ही ग्रसनी में जाकर के खुलता है। कहाँ खुलेगा? ग्रसनी में जाकर खुलता है। ठीक है, ग्रसनी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था वहाँ भी एक ग्रसनी का टॉपिक आया था। इसका मतलब ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र इन दोनों का एक कॉमन मार्ग होता है। ठीक है, जो ग्रसनी है, फेरिंक्स जिसे कहते हैं, फेरिंक्स के अंदर जो युवुका यहां पर पाया जाता है, इसको बोलते हैं युवुका। युवुका ऊपरी जबड़े जो कि सॉफ्ट तालु होता है, सॉफ्ट तालु का अंतिम भाग होगा जो कि नीचे की झुका हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य होगा कि जब भोजन को निगला जाता है, जब भोजन को निगला जाता है तो उस समय ये अंतःनासा रंध्रों को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये ग्रसनी का जो पृष्ठ द्वार है, ग्रसनी आगे चलकर 2 द्वारों में बटी होती है। एक पृष्ठ द्वार जहां पर पाया जाता है ग्लट, जो कि आगे चल करके एक ग्रास नली में खुलती है, जबकि आगे का जो अधर सिरे पर पाए जाने वाला जो रंध्र होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक उपास्थि की बनी एक मांसल रचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जिसे घाटी ढापन अंग भी कह सकते हैं, श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भोजन को निगला जाता है तो भोजन को निगलते समय ये श्वास नली को ढक लेता है। यदि श्वास नली को नहीं ढकेगा तो भोजन के कण ग्रासनाल की बजाय श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अतः श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए इसके ऊपर एपिग्लॉटिस पाई जाती है जो कि ग्लॉटिस को ढक लेती है। तो हम ये जानते हैं ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का एक कॉमन मार्ग होता है। ग्रसनी का अधर भाग में पाए जाने वाला जो ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस आगे चल करके श्वास नली में खुलता है। कहां पर खुलेगा? ये श्वास नली के अंदर। अब देखो, जैसी श्वास नली स्टार्ट होती है, श्वास नली की सबसे ऊपर की ओर एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे बोलते हैं लैरिंक्स, अर्थात स्वर यंत्र। ठीक है, स्वर यंत्र जिसके कारण यदि हम यहाँ पर हाथ लगाकर बोलते रहें तो यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होता है, कंपन महसूस होता है। इसका मतलब हमारी जो आवाज़ है वो आवाज़ किसके कारण आती है? इस स्वर यंत्र के कारण आती है। जब हम CO2 को बाहर निकालते हैं, किसको? CO2 को जब बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते समय इनके अंदर वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आप ये देखिए, जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र में 4 प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। 4 प्रकार की उपास्थि होती है, जिनमें सबसे बड़ी होती है थायराइड, अवटु उपास्थि, सेकंड क्रिकोइड और थर्ड होती है एरिटोनॉइड, जिनकी संख्या 1 जोड़ी होगी। यानी टोटल 4 प्रकार की इसमें उपास्थियां पाई जाती हैं। अब आप देखिए थायराइड, ये सबसे बड़े आकार की प्लेट नुमा एक उपास्थि है जो कि पुरुषों के अंदर ज़्यादा विकसित होती है महिलाओं की तुलना में। ये सबसे बड़ी उपास्थि है किसकी? स्वर यंत्र की, जो कि प्लेट नुमा होती है। इसका जो आगे का अधर भाग होता है हल्का सा फूला हुआ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हल्का सा फूला हुआ होगा केवल पुरुषों में, जबकि महिलाओं में ये छोटा होता है। तो ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या कंठमणि के नाम से जानते हैं। जबकि क्रिकोइड जो कि इस लैरिंक्स की सबसे छोटी अस्थि उपास्थि होती है। एरिग्नोइड की यदि हम बात करें, ये 1 जोड़ी होती है, लंबवत अवस्था में पाई जाती है। इनके अंदर 2 जोड़ी वॉक तंतु पाए जाते हैं। कितने? 2 जोड़ी वॉक तंतु होते हैं। इनमें से प्रथम जोड़ी जो वॉक तंतु हैं वो आभासी होते हैं, अर्थात उनमें उनके द्वारा स्वर का निर्माण नहीं होता, स्वर की उत्पत्ति नहीं होती है। जबकि दूसरी जोड़ी जो वॉक तंतु होते हैं वो वास्तविक वॉक तंतु कहलाते हैं। ठीक है, वास्तविक वॉक तंतुओं में जब वाइब्रेशन होता है तो उसमें उच्चारण यानी स्वर उत्पन्न होता है। एक बार ध्यान रखना, जो बच्चे जन्म से गूंगे हुए होते हैं, जन्म से जिनमें बोलने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात उनके अंदर
वास्तविक वॉक तंतु पहले से स्थायी रूप से टूटे हुए होते हैं, इसलिए उनमें स्वर का निर्माण नहीं होता, स्वर की उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात वो जन्म से गूंगे होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पुरुषों में और महिलाओं में जो आवाज़ होती है वो अलग अलग होती है, मतलब उनकी किसी की बारीक होती है, किसी की जैसे पुरुषों की मोटी होती है। अर्थात आवाज़ का बारीक होना या मोटा होना किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वास्तविक वाक् तंतुओं की मोटाई पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये उच्चारण के बारे में यदि अपन बात करें तो श्वास नली एक लंबी नलिका का रचना है। मनुष्य की श्वास नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका का रचना के रूप में होती है, जिसका ऊपरी सिरा ग्लोटिस से जुड़ा रहता है। ग्लोटिस के पास होता है स्वर यंत्र, तो इसका ऊपरी सिरा ग्लोटिस और स्वर यंत्र से जुड़ा हुआ रहता है। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस हमने बोला था। तो और जबकि नीचे का जो सिरा होता है श्वास नली का निचला सिरा गर्दन से होते हुए वक्ष भाग में प्रवेश कर जाता है। वक्ष भाग के अंदर प्रवेश करता है, जिसके अग्र सिरे की ओर श्वास नली पाई जाती है। तो वक्ष भाग में प्रवेश करके ये लगभग 2 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखाया है, ये श्वास नली जिसका ऊपरी सिरा ग्लोटिस और स्वर यंत्र और नीचे की ओर वक्ष भाग में प्रवेश करके ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक दायां और एक बाईं। तो दाईं और बाईं श्वसनिका के नाम से इनको जानते हैं। प्रत्येक श्वसनिका अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब आप ये देखिए, श्वास नली और श्वसनिका के ऊपर, श्वास नली और श्वसनिका के ऊपर ये इस तरीका के छल्ले होते हैं। ये लगभग कैसे आकार बन गया? सी आकार का। ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो कि उपास्थि के बने होते हैं। कौन सी उपास्थि? हाई एलाइन उपास्थि, जिसे कांचाव उपास्थि के नाम से भी जानते हैं। ये पृष्ठ तल की ओर अधूरे होते हैं, यानी पीछे की ओर ये अधूरे होते हैं। यानी यहाँ पर ये पीछे के हिस्सा बनाया तो यहाँ पर ये इसको पकड़ लेते हैं। ये होती है कौन सी? ग्रासनाल। तो पीछे की तरफ ग्रासनाल उपस्थित होती है। इस कारण ये जो सी आकार के जो छल्ले होते हैं पृष्ठ तल की ओर अधूरे होते हैं। और इन जो छल्ले होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है, जब वायु एब्सेंट होती है श्वास नली के अंदर तो उस समय ये श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये श्वास नली के बारे में हमने बात की। श्वास नली जो कि आगे चलकर लेफ्ट और राइट 2 श्वसनियों में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक श्वसनिका अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो संवाही श्वसन अंगों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फेफड़े की स्ट्रक्चर। तो फेफड़े मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पाए जाने वाले एक मुख्य श्वसन अंग के रूप में पाए जाते हैं।